आप सुन रहे हैं सुमतिलाल सक्सेना जी का लिखा हुआ उपन्यास होने से न होने तक, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 3। मैं नहाकर बाहर निकली तो बुआ मेरा इंतज़ार कर रही थी। वे मुझे कुछ लंबे क्षणों तक ध्यान से देखती रही थी। तुम भाभी से बहुत रिजेंबल करती हो। शादी होकर आई थी तब वे बहुत कुछ तुम्हारी जैसी ही दिखती थी। बुआ चुप हो गई थी, पर वे मुझे उसी तरह से देखती रही थी। कभी कभी भैया भाभी की बहुत याद आती है। मैं चुप रही थी। कुछ देर तक बुआ जैसे कुछ सोचती रही थी, जैसे तौल रही हूँ कि कहें या ना कहें। वैसे सोच कर बोलना उनका स्वभाव नहीं है, पर पता नहीं क्यों इस क्षण उनके चेहरे पर दुविधा है। उसी उलझी निगाह से उन्होंने मेरी तरफ देखा था। भैया की डेथ के बाद भाभी ने अपने आप को एकदम समेट लिया था। कुछ क्षण के मौन के बाद बुआ फिर बोली थी, एकदम बंद कर लिया था अपने आप में, तुम में, अपने करियर में और अपने घर में। समझ ही नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या बात हुई, अचानक क्यों सबसे रिश्ता तोड़ लिया। बुआ काफ़ी देर चुप रही थी। उनकी आवाज़ में पीड़ा है। अम्मा बहुत दुखी होती थी। वे बहुत हर्ट महसूस करती थीं, बहुत अकेला भी। उन्हें लगता भगवान ने उनसे बेटा ही नहीं छीना, उसका पूरा परिवार छीन लिया उनसे। तुम्हारे लिए बहुत तड़पती थीं वे। उनके पास टेलीफोन तो था नहीं जो फ़ोन पर ही बात करके थोड़ी बहुत तसल्ली कर लेती। बहुत कहने पर कभी भाभी जाती भी तो 2-3 दिन को। वो जाना और रहना अपनों जैसा कहाँ हो पाता था। धीरे धीरे तुम भी दादी से एकदम परायों की तरह मिलने लग गई थी। अम्मा को इस बात की बहुत तकलीफ़ रही। मैं समझ नहीं पाती कि बुआ मुझसे माँ की शिकायत कर रही हैं या शाम को उन्होंने गुस्से में जो कुछ बोला था उसकी सफाई दे रही हैं, या मुझसे दादी की और अपनी पीड़ा बांट रही हैं। मैं चुप हूँ। वैसे भी क्या बोलूँ। मम्मी ने क्या किया, क्यों किया, सही किया या गलत किया, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। बुआ का संवाद एकालाप जैसा होने लगा था। मुझे लगा था कि मुझे भी कुछ बोलना ज़रूरी है। बाबा दादी की जब डेथ हुई तब मैं कितनी बड़ी थी बुआ, मैंने पूछा था। बुआ शायद मन ही मन हिसाब लगाने लगी थी। मुझे उन दिनों की ठीक से याद नहीं है। मैंने अपनी बात पूरी की थी। बुआ ने सांस भरी थी। हाँ, तुम शायद 6 साल की ही थी। तुम सन 1965 में हुई थी और उनकी डेथ 1971 में हुई थी। दोनों 8 दिन के अंतर पर ही तो चले गए। पहले पिताजी, फिर अम्मा। अम्मा की जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। वैसे भी उन बेचारी के पास जीने के लिए बचा ही क्या था। बुआ जैसे फिर से एक आलाप करने लगी थी। सो तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि अम्मा पिताजी के जाने के फ़ौरन बाद चली गईं, नहीं तो कहाँ जाती, किसके पास रहती, कौन देखभाल करता उनकी। मेरे मन में आया था कि कहूँ क्यों, आप भी तो थीं, पर मैं चुप रही थी। वैसे भी बुआ के साथ किसी भी संदर्भ को नया मोड़ देने से मैं हमेशा डरती हूँ। पता नहीं वे किस बात का बुरा मान जाएं और किस बात से भड़क जाएं, या किस बात को इतना खींच दें कि उसको झेल पाना मेरे लिए कठिन हो जाए। पर शायद बुआ ने मेरे मन की बात सुन ली थी, या शायद स्वयं भी वो बात उनके मन में एक पीड़ा, एक मलाल। तुम्हारे फूफा उन दोनों यूएस में थे। बुआ अजीब तरह से हंसी थी। यहाँ भी होते तब भी क्या होता। इस देश में बेटियों का कोई घर नहीं होता बेटा। ना माँ बाप का घर अपना होता है, ना पति का घर अपना होता है। उसमें वो रहती हैं, पर किसी को बुलाने का और रखने का हक उसे नहीं होता। फिर मेरी शादी को तो तब 5 साल भी नहीं हुए थे। मैं तो खुद उस घर में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। वे कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। फिर उन्होंने अजब तरह से देखा था। तुम्हारे फूफा उतने सीधे भी नहीं जितने सबको लगते हैं। उन शुरू के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब मेरी शादी को इतने साल हो गए, अब मेरे दोनों बच्चे बड़े हुए, अब कहीं जाकर ये घर मेरा हुआ है। बुआ कुछ देर सोचती रही थी। सच बात यह है अंबिका कि जब बच्चे हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, औरत तभी अपने घर को पूरी तरह से अपना समझ पाती है। वे जैसे मुझे कोई ज्ञान की बात बता रही हैं। मैं क्या बोलूं, बस धीरे से हंस भर देती हूँ। मन में आया था कि अब तो ये घर पूरा का पूरा बुआ का ही लगता है, फूफा से अधिक उनका। बुआ बहुत देर तक बाबा दादी की बात करती रही थीं।
उनकी आंखों में फिर आंसू तैरने लगे थे और उनकी आवाज़ भर्राने लगी थी। कितने आराम से मिसेस सहगल ने सारे रिश्ते नातों की ऐसी तैसी कर दी। ऐसे कह रही थीं जैसे भाभी के लिए कुछ करने वाला कोई था ही नहीं। दूर होते हुए भी लोग कितनी आसानी से दूसरों की ज़िंदगी में घुस जाते हैं। बुआ की आवाज़ में क्रोध झलकने लगा था। मैं चुप हूँ। बुआ उसी पसीजी निगाह से मेरी तरफ देखती रही थी। हर कोई करोड़पति नहीं होता अंबिका, पर बाबू के पास जो 3-4 लाख रुपए थे वे पूरे के पूरे भाभी को ही देकर गए थे। उनकी बीमारी में मैं गई थी। शायद उनकी डेथ से 3-4 दिन पहले की ही बात है। मुझसे कहने लगे, तुम्हारी तरफ से मैं निश्चिंत हूँ बेटा, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत है मैं बहू को देकर जाना चाहता हूँ। सुदेश इतनी जल्दी अचानक चले गए कि उन्होंने बहू और बच्ची के लिए छोड़ा ही क्या होगा। जवाब में मैं क्या कहती, पर सोचो तुम्हारे फूफा को ही कुछ हो जाता, या फिर। वे कुछ देर तक चुप रही थीं। उन्होंने मेरी तरफ अजब सी निगाह से देखा था। या फिर मेरे और तुम्हारे फूफा के बीच कोई तनाव ही पनप जाता तो मेरा क्या होता। ऊंच नीच तो हमारे रिश्ते में भी बहुतेरी आई, पर मैं वो बात किससे करती। होंठ टेढ़ा करके अजब तरह से मुस्कुराई थी। इस देश में माँ बाप बेटियों से प्यार करते हैं। वे सस्वर धीमे से हंसी थी, पर सिर्फ प्यार करते हैं। संपत्ति पर वे केवल बेटे और उसके परिवार का ही हक समझ पाते हैं। मैंने चौंक कर बुआ की तरफ देखा था। लगा था शायद कुछ गलत नहीं कह रही हैं वो। बाबा के पास जो थोड़ा बहुत था वो घूम फिर कर मेरे पास आया है, बाबा के बेटे की बेटी के पास। फिर बाबा अपनी बेटी को कुछ क्यों नहीं दे सके। बाबा ने माँ के दुर्भाग्य के साथ कोई न्याय किया था या बेटी और बहू के बीच पक्षपात। मन आया था कि बुआ से उस विषय में बात करूं, उनसे पूछूं कि क्या बाबा ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया था, पर मैं चुप रही थी। दोपहर में धुले कपड़े अभी बाहर से उतर कर आए हैं। बुआ उन्हें अलग अलग ढेरी में तह करके रख रही हैं। वे वैसे ही अपने काम में लगी रही थी। बीच का मौन थोड़ा लंबा लगने लगा था। तभी बुआ ने मेरी तरफ देखा था। भाभी उस समय CDRI में रिसर्च कर रही थीं। बाद में वहीं नौकरी लग गई थी उनकी। अम्मा पिताजी के सामने लग गई होती तो थोड़ी तसल्ली हो जाती उन्हें। उन लोगों के छोड़े रुपयों से ही भाभी ने ऊपर का घर बनवाया था। उस ज़माने में 3-3.5 लाख कोई बहुत छोटी रकम भी नहीं थी। CDRI से पूरी तनख्वाह मिल ही रही थी। सो सच बात यह है कि पैसे की उन्हें कोई कमी कभी नहीं रही। खैर चलो, बुआ ने जैसे एकदम अपनी बात का समापन कर दिया था। मैं चुप ही रही थी। बुआ से बात करते अचानक परिवार और रिश्तों का मोह मन को मथने लगा था। मन में खालीपन भरने लगा था। सोचकर अजीब लगा था कि मुझे पापा की याद नहीं है। चलो, तब तो मैं बहुत छोटी थी, पर मुझे तो पापा दादी की भी याद नहीं है। 6 साल की उम्र इतनी कम भी नहीं होती कि मन की स्लेट पर उसका कोई नामो निशान तक न रहे। मुझे लगा था कि क्या मेरे मन ने उन दोनों को याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी थी, जो यादों से सब कुछ यूं धुल पुछ गया। सच बात यही है कि मैंने उन सबको याद करने की कभी कोशिश ही नहीं की, जैसे मेरे जीवन में उन सब का कभी कोई वजूद रहा ही नहीं था। मैं तो बस अपनी ज़िंदगी जीती रही, बीतने वाले हर दिन के साथ एक एक दिन अलग अलग। मैंने तो कभी मम्मी पापा की तस्वीर भी अपने पास नहीं रखी। घर नहीं तो क्या हॉस्टल की स्टडी टेबल पर अपने लोगों की फ़ोटो तो रख ही सकती थी। अनायास मेरी आंखें पसीजने लगी थीं। दिल पर एक बोझा सा महसूस किया था, जैसे अपनी आत्मलीनता में मैंने स्वयं अपने अपनों का साथ छोड़ दिया हो, जैसे उन्हें त्याग देने का कोई अपराध किया हो मैंने सामने बैठी बुआ की तरफ देखा था, देखती रही थी। लगा था मेरी रगों में बहते बहुत सारे रक्त की बूंदें इनके रक्त से मिलती हैं। ये मुझे कभी बहुत बहुत गलत लगती हैं, मुझे आहत करती हैं, कभी मन में बहुत बहुत गुस्सा भी भरती हैं, पर ये मेरी अपनी हैं। मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि बुआ मुझे प्यार करती हैं। अचानक मन में बुआ के प्रति प्यार उमड़ा था। मुझे ये सोचकर बहुत कष्ट हुआ था कि मैं तो बुआ के घर में कभी अपनों की तरह आती ही नहीं हूँ। हमेशा ऐसे आती हूँ जैसे किसी मजबूरी में आना पड़ा है। तब हमेशा ही मेरे मन में उनके प्रति एक विरोध सा रहता है, प्रायः अकारण भी। अजब सी बेचैनी मैंने महसूस की थी। मैंने बुआ की तरफ देखा था। बुआ, आपके पास कोई फैमिली एल्बम है क्या?
मुझे पापा, मम्मी, बाबा, दादी सबकी तस्वीरें चाहिए, आपकी और आपके परिवार की भी। बुआ मेरी तरफ देखकर अपनेपन से मुस्कुराई थी। मैं नहाकर अपनी अलमारी ठीक करने बैठ गई थी। कॉलेज जाने लायक कपड़े छांटकर अलग रखती रही थी। बहुत से कपड़ों में छोटी मोटी मरम्मत करनी है, किसी में बटन और हुक टूट गए हैं, एक दो साड़ियों के फॉल कहीं कहीं उधड़ गए हैं। तभी आंटी का फ़ोन आया था। उन्होंने शाम के 4 बजे आने की बात कही थी। अंबिका चलकर अपना घर देख लो, क्या क्या रिपेयर कराने हैं ये भी देख लो, उमा से भी कह देना साथ चलने को। एक क्षण को वो रुकी थी। अच्छा उमा को फ़ोन दो, मैं बात कर लेती हूँ उससे। मैंने फ़ोन बुआ को पकड़ा दिया था। इच्छा न होते हुए भी बुआ चलने के लिए राज़ी हो गई थी। फ़ोन रखते ही उन्होंने दीना को पुकारा था। शाम को मिसेस सहगल आ रही हैं दीना, कायदे से नाश्ता बनना है। दही पकौड़ी के लिए दाल भिगो दो, इमली की चटनी तो रखी है ना? है। हमेशा की तरह उत्साहित होकर दीना चहके थे। आप बता दीजिए, सब बन जाएगा। दीना को मेज पर अपना कौशल दिखाना हमेशा उल्लसित करता है। पर बुआ, आंटी तो 4 बजे आएंगी और हम लोग को लेकर फ़ौरन ही निकल जाएंगी, मैंने कहा था। हमें छोड़ने भी तो आएंगी, तभी बैठकर चाय पिएंगे। फिर बुआ आप उनसे बात कर लीजिए ताकि वे उसी हिसाब से आएं। अगर ऐन वक्त पर उन्होंने अपना कोई और प्रोग्राम बता दिया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। मैंने अपनी राय दी थी। मैं जानती थी कि वैसा हो सकता है और उस स्थिति में बुआ बहुत बड़बड़ाएंगी और उनकी व्यस्तता के 1000 अर्थ निकालती रहेंगी। बुआ ने हामी भरी थी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, और वे टेलीफोन की तरफ बढ़ गई थीं। आंटी पहले से ही यहाँ बैठने का कार्यक्रम बनाकर आ रही थीं। फ़ोन रखकर बुआ व्यंग से मुस्कुराई थी। मिसेस सहगल कह रही हैं कि उन्होंने मुझसे बहुत बातें करनी हैं, बहुत सी बातों पर राय करनी है। चलो ज़हे किस्मत, हम भी तुम्हारे कुछ हैं, ऐसा उन्होंने सोचा तो। और बुआ किचन की तरफ चली गई थी। फिर काफ़ी देर तक वे व्यस्त रही थीं। आंटी जब भी आने वाली होती हैं, बुआ बहुत हड़बड़ा जाती हैं। घर की, किचन की और बाथरूमों की सफाई, नाश्ते की व्यवस्था, क्रॉकरी का चुनाव सब बहुत प्रयास से करती हैं वे। मेज़ पर लगाने के लिए क्रॉकरी उन्होंने बाहर निकाल कर रखती थी, कपड़े के नैपकिन भी। वे दीना को निर्देश देती रही थीं। बुआ, मैं आपकी कुछ मदद करूं? मैंने अपनेपन से पुकारा था। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। कुछ क्षण को हाथ ठहरे थे। नहीं बेटा। और वे फिर अपने काम में व्यस्त हो गई थीं। शाम को आंटी सही समय पर आ गई थीं। उनके साथ यश को देखकर मुझे अच्छा लगा था। बुआ के स्वागत की मुस्कान में विस्मय था। अरे, यश भी आए हैं? जवाब आंटी ने दिया था। असल में अंबिका का घर देखने चल रहे हैं ना, सोचा यश की भी राय मिल जाएगी। फिर रिपेयर्स और पॉलिशिंग वगैरह के लिए तो हमें यश की मदद लेनी ही पड़ेगी ना। इन लोगों के ऑफिस और फैक्ट्री वगैरह में तो कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, ये उसी ठेकेदार को लगा देंगे। आंटी ने यश की पीठ को धीमे से थपथपाया था। यश खड़े खड़े मुस्कुराते रहे थे। मुझे लगा था जैसे मैं अनायास ही बहुत महत्वपूर्ण हो गई हूँ, सबके ध्यान और क्रियाकलाप का केंद्र। मुझे एक साथ बहुत अच्छा और बहुत अटपटा लगता रहा था। रास्ते में आगे बैठी आंटी पीछे मुड़कर बात करती रही थी। अंबिका, तुम ऊपर नीचे दोनों घर ठीक से देख लो। यदि तुम्हें ऊपर का घर ज़्यादा अच्छा लगता है तो जौहरी जी से बात की जा सकती है। मेरे विचार से वे नीचे आकर रहने को तैयार हो जाएंगे। इनफैक्ट ही विल बी मोर हैप्पी देन। अगर ऊपर के किराए में ही हम उन्हें नीचे का घर दे देते हैं तो उनके लिए तो लॉटरी खुल जाने जैसी बात है। अगर नीचे का घर बेहतर है तो फिर अंबिका ही ऊपर क्यों जाएगी? यश ने टिप्पणी दी थी। आंटी ने कंधे उचकाए थे। मैंने ये नहीं कहा यश कि नीचे का घर बेहतर है, पर हाँ, वो बड़ा निश्चय ही है। मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि अंबिका देख ले, सोच समझ ले, उसे जो अच्छा लगे। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वे फिर बोली थीं। वैसे मुझे लगता है कि अंबिका के लिए ऊपर का हिस्सा ही अच्छा है। ज़्यादा सनी, ज़्यादा हवादार और मेंटेन करने में आसान। खुले खुले कमरे, छोटा सा टेरेस, अच्छी लकड़ी के खिड़की दरवाजे, सुंदर मजबूत ग्रिल। नीचे के घर में पीछे आंगन, आगे लॉन, सीढ़ियों का इनक्लोज़र। इतना सब कुछ साफ सुथरा रखना उसके लिए कठिन होगा। वैसे भी ऊपर का हिस्सा वीना ने बाद में बनवाया था। उसकी बीमारी और डेथ के समय उसकी फिनिशिंग चल रही थी। वीना का खुद ऊपर जाकर रहने का इरादा था,
सो सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपने अकेले की सुविधा, सुरक्षा सबका ध्यान रखा था उसने। फिर आंटी ने अचानक अपनी बात आधी छोड़ दी थी। खैर अंबिका, तुम देख लो और सोच लो, तुम्हें जो ज़्यादा सही लगे। उन्होंने अपनी बात पूरी की थी। मेरे मन में अपने घर के सपने तैरने लगे थे। तभी बुआ बोली थी, पर मिसेस सहगल, अंबिका 3 बेडरूम के उतने बड़े घर का क्या करेगी? अगर कोई हिस्सा अलग किया जा सकता है तो उसके लिए एक कमरा, एक किचन और बाथरूम काफ़ी है। मैं जब तक कुछ कहती या सोच भी पाती तब तक आंटी ने बुआ की बात पूरी तरह से काट दी थी। नहीं उमा, अंबिका अब बड़ी हुई, फिर जब वो अपने घर का फील लेना ही चाहती है तो उसे पूरा और प्रॉपर घर मिलना चाहिए। बुआ एकदम से चुप हो गई थी, जैसे उन्होंने पूरी स्थिति से अपने आप को अलग कर लिया हो। मुझे बुआ की कई बात याद आई थी। मिसेस सहगल को किसी की राय सुननी भी होती है जो राय मांगती ही हैं। बुआ का उतरा चेहरा देखकर मैं अपने आप को अपराधी सा महसूस करने लगी थी। मुझे उन पर अजब तरह से तरस आया था। तब भी मैं पूरी स्थिति के लिए एक तरह से आंटी का आभारी महसूस करने लगी थी। मुझको लगा था कि कितना अच्छा हुआ माँ मेरी गार्जियनशिप आंटी को देकर गई थी, नहीं तो मेरी पूरी ज़िंदगी बुआ और मामा मामी की सालों पुरानी सोच में फंस कर रह जाती। फिर भी इस समय मेरे कारण बुआ का अपने आप को उपेक्षित महसूस करने से मुझे तकलीफ हुई थी, पर मैं चुप रही थी। सच बात यही है कि एक बार घर में रहने की इच्छा जागी है तो मैं पूरा और प्रॉपर घर ही चाहती हूँ। बुआ नहीं समझ पा रही मेरी बात और मैं उन्हें समझा भी नहीं सकती। यश ने कार घर के सामने रोक दी थी। उतर कर मैं फाटक के बाहर घर के सामने ठिठक कर खड़ी हो गई थी और बहुत देर तक खड़ी रही थी। मेरी निगाहें घर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक भटकने लगी थीं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे। अचानक माँ बहुत शिद्दत से याद आई थी। इस घर में बीता अपना बचपन याद आया था। इस घर के छूट जाने का दर्द याद आया था। माँ का इस दुनिया में ना होना याद आया था। अभी तक का पूरा जीवन हॉस्टल्स में भटकते हुए बीतना दिल और दिमाग को मथने लगा था। मेरी आंखें भरने लगी थीं। पैरों के तलवे और हाथों की हथेली लगा था ठंडे होने लगे हों। यश कार बंद कर रहे हैं। आंटी और बुआ अंदर आ चुके हैं। वहाँ से आंटी ने पुकारा था। पीछे से यश ने मेरी पीठ पर हाथ रखा था। तसल्ली भरा वो स्पर्श और मैं अंदर की तरफ बढ़ रही थी। जौहरी दंपति शायद हम सबकी प्रतीक्षा नीचे के घर में ही कर रहे हैं। वे लोग बहुत गर्मजोशी से मिले थे। बिटिया अब इस घर में आकर रहेंगी सुनकर बहुत खुशी हुई। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई जिसकी संपत्ति उपभोग करे उसका वही सही। मुझे लगा था जैसे उन्होंने किसी भूले हुए दर्द को शब्द दे दिए हों। मन में आया था कि जिसकी संपत्ति थी वे तो भोग नहीं पाए इसे, न पापा न माँ। अब मैं आई हूँ इसमें रहने। मन में एक खूक सी उठी थी और मेरी आंखें भरने लगी थी। मैंने बुआ की तरफ देखा था। लगा था उनकी आंखों में भी आंसू हैं। नीचे का पूरा घर खाली पड़ा है। नई पुताई के कुछ छींटे फर्श पर अभी भी पड़े हैं। कमरे में नए वार्निश पेंट की थोड़ी बहुत गंध भी है। बाहर के बड़े वाले कमरे में प्लास्टिक की 4 कुर्सियां और 2 मूढ़े रखे हुए हैं। संभवतः जौहरी जी ने ऊपर से मंगवा कर रखवाई हैं। हम सब बैठ गए थे। माँ के साथ इस घर में बिताया बचपन खंड खंड मेरी आंखों के आगे तैरने लगा था। मुझे अच्छी तरह से ध्यान आया था कि बाहर वाले इस कमरे के पीछे किचन और एक छोटी सी लॉबी है। उसके पीछे बाएं हाथ को एक के बाद दूसरा बेडरूम और एक कमरा दाहिने हाथ को। बाएं वाले पहले कमरे में मैं और माँ सोते थे। दूसरे वाले कमरे में भी 2 पलंग पड़े थे। घर का बहुत सा अतिरिक्त सामान माँ ने बहुत ही करीने से इसी कमरे में लगा रखा था। दाएं हाथ पर बना कमरा मेरा था। मेरे लिए एक सिंगल बेड, मेरी राइटिंग टेबल, कपड़ों और किताबों की अलग अलग अलमारी, खेल खिलौने, मेरे बचपन का पूरा संसार। कमरा अलग होने पर भी मैं सोती माँ के साथ ही थी। वैसे भी पूरे घर में हम 2 प्राणी ही भर तो थे। घर का पूरा समय ही साथ रहते। माँ मेरे आसपास और मैं उनके साथ। मैंने गर्दन उठाकर पीछे की तरफ झांका था और सब लोग अचानक उठकर खड़े हो गए थे। जौहरी जी आगे बढ़ लिए थे। आओ बिटिया अपना घर देख लो। वे बहुत खुश होकर बोले थे। बड़े मौके से घर खाली हुआ है। वे घर दिखाने लगे थे। बंद कमरे खोल खोल कर बॉक्स रूम और टॉयलेट्स तक।
उन्होंने शायद बुआ के चेहरे की उदासी और तनाव को लक्ष्य किया था। बहन जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम लोग हैं तो यहाँ। बिटिया को कोई डर नहीं है। इन्हें अकेले परेशानी लगेगी तो हमारे दोनों बच्चे इनके पास आकर सो जाया करेंगे। उन्होंने निश्चल अपनेपन से मेरी तरफ देखा था। हमारी बिटिया हाई स्कूल में है और बेटा 7th में। बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं, तुम्हारा उनके साथ मन लग जाएगा। जी अंकल। जौहरी आंटी हंसी थी। नहीं बेटा, तुम जैसे चाहे वैसे रहना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्होंने जैसे सफाई सी दी थी। नहीं आंटी, डिस्टर्ब करने की तो कोई बात ही नहीं है, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। सब लोग बाहर बरामदे में खड़े हुए थोड़ी देर तक और ऐसे ही बातें करते रहे थे और फिर चल दिए थे। आंटी ने कार के चलते ही पीछे मुड़कर देखा था। अब कैसा लगा? नीचे ज़्यादा अच्छा लगा या ऊपर? मैंने बुआ की तरफ देखा था। वे चुप थीं। उनके चेहरे पर तनाव है। उमा, तुम्हारी क्या राय है? आंटी ने पूछा था। जो आप लोग ठीक समझें। अपने स्वर को भरसक सहज रखते हुए बुआ बुदबुदाई थी। वे शायद अपने आप को किसी निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहती। क्यों यश? आंटी ने यश की राय जाननी चाहिए थी। निश्चय ही ऊपर का घर अच्छा है, ज़्यादा साफ सुथरा और सेफ भी। कुछ क्षण रुककर यश ने अपनी बात पूरी की थी। पर जौहरी परिवार ही ऊपर से नीचे आने के लिए तैयार हो जाएगा, ये हम लोगों ने कैसे सोच लिया? यश ने शंका जताई थी। मैं स्वयं बहुत देर से यही बात सोच रही थी। यश ने जैसे मेरी सोच को शब्द दे दिए हों। सो वे खुश होकर तैयार होंगे, आंटी ने बहुत विश्वास के साथ कहा था। आज पहली बार नहीं है कि उन्होंने नीचे के घर के स्टोर और अलमारियों की बात की है। दर्जनों बार कह चुके हैं वे ये बात। वैसे भी वे गृहस्थी वाले लोग हैं। घर गृहस्थी का फैलाव नीचे के घर में सुविधाजनक लगता है और होता भी है। नीचे का घर तो 3 महीने से खाली था माँ। उन्हें इतना ही पसंद था तो पहले ही मांग कर सकते थे। नीचे के घर का किराया अधिक है, वो दे पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ये सच है कि नीचे का घर हमें उन्हें उसी ही किराए में देना पड़ेगा। हम उससे किराया बढ़ाने की मांग नहीं कर सकते। वैसे भी जब हम ही उनके घर की मांग कर रहे हैं तो उनसे किराया बढ़ाने की मांग हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर वो दे पाने की हैसियत में होते तब भी नहीं, ये गलत है। यश सही कह रहे हैं, मैंने कहा था। बुआ अब भी चुप रही थी। वैसे भी मेरे ख्याल से जिस तरह के लोग वे हैं, उन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि खिड़की दरवाजे कैसे बनाए हैं, कौन सी लकड़ी के हैं, फर्श कैसा है। उनके लिए ओनली साइज मैटर्स। शायद आप ठीक कह रही हैं। यश ने बहुत सोचते हुए हामी भरी थी। यश काफ़ी देर चुप रहे थे, जैसे कुछ सोच रहे हों। जौहरी परिवार मुझे सीधे साधे लोग लगे। अंबिका को सहारा रहेगा उन लोगों से। बुआ एक बात पर बहुत देर तक रूठी नहीं रह पाती। यश की बात से वो एकदम उत्तेजित हो गई थी। चलो अच्छा है, जौहरी जी ने खुद ही अपने बच्चों को अंबिका के पास सुलाने की बात कह दी। कम से कम रात में तो वो अकेली नहीं रहेगी। मैंने डर कर आंटी की तरफ देखा था, कहीं वे फिर से बुआ की बात को पूरा का पूरा न काट दें। पर आंटी ने एक बार उनकी तरफ देखा था। वे कुछ क्षण सोचती रही थीं। हाँ उमा, वो बहुत अच्छा है। बस अंबिका पहले कुछ दिन उन लोगों को अच्छी तरह देख और जान ले, समझ ले कि उनसे उसके मन का तालमेल कैसा बैठता है। बुआ और यश दोनों ने हामी भरी थी। पर यह सच है कि जौहरी परिवार से मिलकर सभी काफ़ी सीमा तक निश्चिंत हो गए थे। मेरे अपने मन में अकेले रहने का दबा छिपा भय, यश और बुआ के मन में मुझे अकेले छोड़ने की चिंता काफ़ी सीमा तक मिटने लगी थी। घर पहुंचकर सब लोग सीधे लॉबी में ही आकर बैठ गए थे। यहाँ बुआ ने एक सोफ़ा डालकर बैठने की व्यवस्था कर रखी है। उसी के पास में एक सेटी लगी है। रंगीन टीवी यहीं रखा हुआ है। दूसरी तरफ थोड़ी दूर पर खाने की मेज लगी हुई है। बुआ के घर में यह हिस्सा सबसे अधिक उपयोग में आता है। बुआ आते ही किचन में चली गई थी और काम करते करते वहीं से बात भी करती जा रही थी। मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ से मुझे पूरा किचन साफ दिख रहा है। दीना शायद पकौड़ी तल रहे हैं और बुआ किचन से लाकर खाने का सामान मेज पर रखने लगी थी। मैं बुआ की मदद करने के लिए उधर बढ़ ली थी। नाश्ते के बीच ही आंटी ने फिर एक बार घर की बात छेड़ दी थी।
कल मैं जौहरी जी से बात कर लूँगी। मेरे ख्याल से उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। उनसे फ़ौरन ही शिफ्ट करने के लिए कह देंगे। नीचे के घर की पुताई पॉलिश हो चुकी है, इससे ज़्यादा उनके लिए कुछ कराना नहीं है। उन्होंने यश की तरफ देखा था। यश, ऊपर का घर खाली होते उसमें काम लगवा दो। अपने यहाँ के ठेकेदार को दिखा दो, सारा ठेका उसी को दे दो। किचन में क्या कराना है ये चलकर एक बार फिर देख लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बाथरूम्स हैं, उनके पॉट और टाइल्स सब बदलवा दो। बुआ ने चौंक कर देखा था। उनके चेहरे पर प्रतिरोध है। कुछ कहने को उन्होंने मुंह खोला था, फिर जैसे कुछ सोच कर एकदम चुप हो गई थी, जैसे उस बातचीत से उनका कोई मतलब ही ना हो। बुआ के मन की बात मैंने बोली थी। क्यों आंटी, उतने खर्चे की भला क्या ज़रूरत है? नहीं बेटा, ज़रूरत है। ऊपर के घर से जो किराया आता है उसी के जमा पैसे में से थोड़ा बहुत खर्च करेंगे। 12-13 साल से उन टॉयलेट्स को दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आंटी का मुंह बुरा सा बन गया था। वे कुछ क्षण के लिए चुप हो गई थीं। वैसे भी वे ठीक से बन ही कहाँ पाए थे। घर पूरा होने से पहले ही वीना की भागदौड़ शुरू हो गई, उसके बाद लौटी ही कहाँ। कुछ क्षण के लिए आंटी फिर मौन हो गई थीं, जैसे कुछ सोच रही हूँ। मैं तुम्हें घर नया जैसा कराकर देना चाहती हूँ, उन्होंने जैसे अपना निर्णय घोषित किया हो। उन्होंने यश की तरफ देखा था। आई विल टेक केयर ऑफ दैट मम्मा। यश ने जैसे आंटी और मुझे दोनों को एक साथ तसल्ली दी थी। चलने से पहले आंटी ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया था। ये क्या है आंटी? मैंने पूछा था। ये 4,000 रुपये हैं। नौकरी ज्वाइन करने से पहले अपने कुछ कपड़े बनवा लो, पर्स, 2-3 जोड़ी चप्पलें या और जो कुछ लेना हो। सुबह मैं अपने कपड़ों को लेकर उलझी हुई थी। आंटी को कोई रूहानी खबर हो गई है क्या? इस समय आंटी का पैसा देना मुझे अच्छा लगा था, फिर भी अजब सा संकोच महसूस हुआ था। इसकी क्या ज़रूरत थी? उन्होंने डांटती निगाह से मेरी तरफ देखा था और लगभग डपट कर ही कहा था, ज़रूरत क्यों नहीं थी? कॉलेज जाओगी, उल्टा सीधा कुछ भी पहनकर तो नहीं जा सकती हो। ठीक ठाक कपड़े होने चाहिए। वैसे भी टीचर्स को हमेशा स्मार्ट दिखना चाहिए। वे कुछ क्षणों के लिए रुकी थीं। फिर ये तुम्हारा ही पैसा है अंबिका, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। उन्होंने बारी बारी से तीनों की तरफ देखा था। चलो, अब मेरा काम खत्म हुआ। उन्होंने धीमे से बुआ के कंधे पर हाथ रखा था। उमा, एक दिन बैठ जाओ, मैं सारा हिसाब साफ कर देना चाहती हूँ। बैंक का लॉकर, अकाउंट सब अंबिका के नाम ट्रांसफ़र कराने हैं। बुआ चुप रही थीं, मैं भी चुप थी। वैसे भी क्या बोलते हम दोनों। उस पूरी रात मैं सो नहीं सकी थी। ऐसा लगा था जैसे इस एक दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी हो, रिश्तों के मेरे एहसास भी। आंखों के सामने माँ की छवि अपने भिन्न भिन्न रूपों में घूमती रही थी। सारे समय अपना भूला बचपन याद आता रहा था। पापा, बाबा, दादी भी, इसी दुनिया के किसी दूसरे छोर पर रहते डॉक्टर नेगी भी। मन में बार बार आता रहा था कि डॉक्टर नेगी से माँ का कोई मन का रिश्ता सच में था क्या। अजब सी तसल्ली सी महसूस हुई थी ये सोचकर कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने घर और अपनों से दूर माँ एकदम अकेली नहीं थी। मामा मामी के अलावा भी कोई था उनके निकट जिसका होना उनके लिए अर्थ रखता था। अचानक डॉक्टर नेगी बहुत अपने से लगे थे और मन में उनसे मिलने की तड़पन सी हुई थी। बाकी कोई इस दुनिया में नहीं है, माँ, पापा, बाबा, दादी, कोई भी नहीं, पर वे तो हैं। सोचा था कि कुछ नहीं तो पत्र के द्वारा संपर्क करूंगी, कभी आंटी से पूछूंगी, शायद उनके पास डॉक्टर नेगी का पता हो। नहीं तो CDRI जाकर पता करूंगी, वहीं तो काम करते थे वे। अगले दिन आंटी का फ़ोन आया था कि जौहरी जी नीचे आने के लिए खुशी से तैयार हैं। उनके पूरी तरह से नीचे शिफ्ट करते ही ऊपर काम लगवा दिया जाएगा। एक बार फिर चलकर देख लें कि क्या कराना है। आंटी जिस काम को भी उठाती हैं उसे इसी तरह से पूरे विस्तार और बारीकी के साथ युद्ध स्तर पर निपटाती हैं। उस काम का कोई पक्ष उनकी निगाहों से छूटता नहीं है। 11 बजे के करीब मैंने यश के ऑफिस फ़ोन किया था। लगा था जैसे वो मेरे फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहे थे। 2 बजे यूनिवर्सिटी की टैगोर लाइब्रेरी में मिलने की बात तय हुई थी। मैं जल्दी ही चली गई थी। ऊपर के रीडिंग रूम में बैठकर मैं किताबें पलटती रही थी। सोचा था अब समय कम बचा है, कम से कम शुरू के 2-3 टॉपिक विस्तार से तैयार कर लें।
पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे पढ़ाने के लिए कौन सा वर्ष और उसका कौन सा पेपर दिया जाएगा। फिर लगा था कि खाली समय में कुछ भी पढ़ते रहने में तो कोई नुकसान नहीं है। क्या पता मुझे पेपर देते समय सीनियर्स मुझसे मेरी इच्छा पूछ लें। मुझे पहले से स्पष्ट रहना चाहिए कि मैं क्या पढ़ाना चाहूँगी। खैर, इस समय तो मुझे यश के आने तक समय काटना है। 2 बजे से पहले ही मैं उठ गई थी। किताब को जगह पर रख कर मैं नीचे उतर आई थी। लाइब्रेरी से बाहर आकर मैं खड़ी हो गई थी कि यश सामने से आते हुए दिखे थे। हमेशा की तरह वो बहुत खुश लग रहे थे। कैसी हो? ठीक हूँ। यश ने मेरी तरफ ध्यान से देखा था। बहुत थकी थकी लग रही हो और तुम बहुत ताजे ताजे से लग रहे हो। मैं हंसी थी, एकदम फ्रेश, साफ सुथरे से। सो तो मैं हूँ ही, साफ और सुथरा, नहाया धोया। बस तुम ही तो नहाए हो, मैं तो नहाई हूँ ही नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अब यश आगे क्या बोलेंगे। हाँ, अम्बी का तीसरा शानदार सप्ताह। यश ने मेरी तरफ देखकर चिढ़ाया था। तो हाँ अंबिका, कौन सा शानदार सप्ताह चल रहा है ये? हम दोनों हंसते रहे थे। उस मजाक के लिए हम दोनों बड़े हो गए हैं, पर हमारे बीच ये मजाक अभी भी चलती है। मैं जब छोटी सी थी तो नहाने से डरती थी। मैंने यश को बताई थी ये बात, जिसको लेकर वो मुझे तब से लेकर आज तक चिढ़ाते हैं। हम दोनों हंसते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ने लगे थे। कितनी देर से लाइब्रेरी में हो? यश ने पूछा था। बहुत देर हो गई। खाना खाया? हाँ, खाया तो था, मैंने अटकते हुए जवाब दिया। मतलब पूरा पेट नहीं खाया है। मैं हंसी थी। तुम क्या सुनना चाहते हो, मैं वही जवाब दूं? वैसे मैंने अपने पेट की एनालिसिस नहीं की है। यश ने जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। मतलब तुम खा भी सकती हो, नहीं खाया तो भी चलेगा। ओफो यश, अब बस भी करो। तुम्हें भूख लगी है तो चलते हैं ना कहीं? हाँ, कुछ तो खाना ही होगा। यश ने जैसे बड़े ज्ञान की बात बताई हो। पर लंच नहीं, तुम ठीक से नहीं खाओगी तो मज़ा नहीं आएगा। बहुत भूख तो मुझे भी नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी। मैं हंसी थी। अच्छा, अब बस। यश ने डीसीएम के सामने गाड़ी पार्क कर दी थी। सड़क पार करके हम लोग हलवासिया के बगल में बने रॉयल कैफ़े की तरफ बढ़ लिए थे। गेट पर खड़े दरबान ने झुककर दरवाज़ा खोला था। आंखों को अंधेरे का अभ्यस्त हो पाने में कुछ क्षण लगे थे। हम दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे तो कैफ़े के स्वामी माथुर साहब मिले थे। लंबे, दोहरा शरीर, हंसता हुआ चेहरा। मुझे उनसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। एक अव्यक्त सा अपनापन। सुना है यहाँ के कॉल्टन होटल में रहते हैं। निपट अकेले, बरसों से ऐसे ही रह रहे हैं। मन में आता है, फिर ये व्यापार किसके लिए चला रहे हैं? शायद अपना अकेलापन बांटने के लिए। मेरे मन को क्या उनका अकेलापन बांधता है उनसे? वे कुछ देर खड़े यश से बातें करते रहे थे, फिर धीमे से अपने माथे तक हाथ ले जाकर चलने की मुद्रा बनाई थी। एक क्षण ठिठक कर मेरी तरफ देखा था। मैंने नमस्कार किया था। गॉड ब्लेस यू, उन्होंने धीमे से कहा था और वे काउंटर की तरफ बढ़ गए थे और हम दोनों अपनी सीट की तरफ। रॉयल कैफ़े का सन्नाटा और अंधेरा अच्छा लगता है। न जाने क्या है कि यहाँ दूसरे मेज़ों और औरों की उपस्थिति अपने मूड में व्यवधान नहीं बनती। हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ बैठे थे। यश ने स्नैक्स खाए थे और मैंने कॉफ़ी मंगाई थी। यश की कटलेट की प्लेट में रखे 1-2 चिप्स मैंने ऐसे ही उठा लिए थे। उस दिन हम दोनों लोग अधिकांशतः मेरे घर की और वहाँ के रिपेयर्स और वहाँ जाकर मेरे रहने की बात करते रहे थे। यश घर देखकर और जौहरी परिवार से मिलकर काफ़ी निश्चिंत हो गए हैं। अपने घर में मेरा अकेले जाकर रहना अब उनको उतना परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि खुश ही हैं वो, और मेरे घर के रेनोवेशन को लेकर काफ़ी उत्साहित भी। रॉयल कैफ़े से हम लोग बाहर निकले तो यश मेरी तरफ को देखकर क्षण भर को रुक गए थे। यहाँ से कहाँ जाओगी अंबिका? घर ही जाऊँगी यश, बुआ के घर। मैं छोड़ दूँ? उन्होंने पूछा था। नहीं यश, मैं अकेले ही जाना चाहूँगी। शायद वो मेरा उत्तर पहले से जानते थे। ठीक है, और यश ने पास से निकलता एक रिक्शा रोक लिया था। मैं उसमें बैठ गई थी। यश ने मेरे कंधे को धीमे से छुआ था। अच्छा अम्बी? ओके यश, बाय, थैंक यू। रिक्शा आगे बढ़ लिया था। साथ होती तो यश जरूर पूछते, थैंक यू किस चीज़ के लिए? मुझे लगा था कोई एक चीज़ हो तो बताऊं भी।
मेरी तो पूरी जिंदगी ही यश के आभार से बंधी है। मैं रिक्शे में अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा दी थी। सामने से साइकिल पर आते सज्जन ने मेरी तरफ अचकचा कर देखा था। मुझे ये सोचकर अजब शर्म सी आई थी कि मैं तो रिक्शे पर अकेले बैठे पागलों की तरह मुस्कुरा रही हूँ। सुबह 9:15 मैं चंद्रा सहाय डिग्री कॉलेज पहुँच गई थी। मन में एक स्वाभाविक सी घबराहट थी। मैं प्रिंसिपल डॉक्टर दीपा वर्मा के कमरे के बाहर खड़ी हो गई थी। सोचा चपरासी के हाथ एक पर्ची पर अपना नाम लिखकर अंदर भेज दूँ। मैं पर्स में अपना पेन ढूंढ ही रही थी कि शायद उन्होंने पर्दे के पीछे से मुझे बाहर खड़े देख लिया था और मुझे अंदर से पुकारा था, अंबिका, मिस सिन्हा। जब तक मैं कुछ समझ पाती और बढ़कर अंदर जाती तब तक वे दरवाजे पर आकर खड़ी हो चुकी थी। दुबला पतला शरीर, बेहद गोरा रंग, निश्चल चेहरे पर शिशु जैसा चापल्य और छोटी सी कोमल कदकाठी। आप आ गई मिस सिन्हा? गुड, आप अंदर आ जाइए। और वह तेजी से अंदर की तरफ वापस मुड़ गई थी। वे मेज के उस पार पड़ी बड़ी सी लेदर चेयर पर बैठ गई थीं। लगा था वे उसके अंदर कहीं खो गई हों। मैं मेज के दूसरे किनारे ठिठकी सी खड़ी रही थी। वे झुककर ड्रॉअर में से कुछ कागज निकालने लगी थीं। तभी उन्होंने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा था। अरे, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। उन्होंने सामने की कुर्सी की तरफ इशारा किया था। मैं बैठ गई थी। वे ड्रॉअर में अभी भी कुछ ढूंढ रही थी। कमरे में अगरबत्ती का धुआं और उसकी भीनी भीनी सी महक है। मैंने कमरे में चारों तरफ निगाह घुमाई थी। प्रिंसिपल चेयर के ठीक पीछे एक मेज पर सरस्वती की मूर्ति रखी है। उसी के आसपास अन्य देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां भी हैं। उनके आगे ताज़ा फूल रखे हैं। अगरबत्ती जल रही है, जैसे यहाँ अभी अभी पूजा की जा चुकी है। मुझे अजीब लगता है। कमरे का एक कोना कुछ भी लग सकता है, किंतु एक नामी गिरामी कॉलेज का प्रिंसिपल रूम नहीं लग रहा। तभी मिस वर्मा ने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया था। आपका अपॉइंटमेंट लेटर उस दिन देना भूल गए थे। थैंक यू मैम। मैंने कागज़ उनके हाथ से ले लिया था। अभी 4 महीने के लिए ही नियुक्ति हुई है। वे हंसी थी। आपको तो पता है कि ये लीव वैकेंसी है, पर आगे वे कुछ भी कहे बगैर चुप हो गई थी। जी मैम। उन्होंने एक बार मेरे हाथ में पकड़े गए कागज़ की तरफ फिर मेरी तरफ देखा था। इसे संभाल कर रखिएगा, एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें नौकरी से संबंधित सारे कागज़ सिलसिलेवार लगाती जाइए, उससे बहुत सुविधा रहती है। उन्होंने घर के किसी बड़े की तरह समझाया था। जी मैम। बीच बीच में कोई जियो वगैरह आते हों तो उनकी कॉपी भी रखते जाइए, वे मुझे समझाती रही थी। अचानक ही उन्हें कुछ ध्यान आया था। उन्होंने घंटी बजाई थी, फिर साथ ही पुकारा था, रामचंद्र। जी दीदी जी। एक मध्यम कद काठी और मध्यम आयु का चपरासी आदेश की प्रतीक्षा में सामने आकर खड़ा हो गया था। रामचंद्र, अटेंडेंस रजिस्टर उठा दो। उसने मेरी तरफ देखा था और मेरे पीछे कुछ दूरी पर रखी मेज पर से उठाकर खुला रजिस्टर मेरे सामने रख दिया था। उस पन्ने में लिखे सब नामों के अंत में मेरा नाम पहले से लिखा हुआ था, अंबिका सिन्हा, नियुक्ति की तिथि। मैंने अजब सा रोमांच महसूस किया था और अपने नाम के सामने दस्तखत कर दिए थे। ये रजिस्टर यहीं रखा रहता है, हर दिन क्लास में जाने से पहले सिग्नेचर कर दिया करिए। जी मैम। डॉक्टर दीपा वर्मा उठकर खड़ी हो गई थी। चलिए मैं आपको स्टाफ रूम दिखा दूं और आपको सबसे मिलवा दूं। वे बहुत तेज़ी से बाहर निकल गई थीं। छोटा सा कद, छोटे छोटे कदम, लगा था जैसे वे दौड़ते हुए चल रही हों। उसी तेज़ी से वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थीं, उनके पीछे पीछे मैं। हम लोगों के स्टाफ रूम में पहुंचते ही कमरे में उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए थे। नमस्ते दीदी, नमस्कार दीपा दी, गुड मॉर्निंग मैम की अलग अलग आवाज़ें आने लगी थीं और मिस वर्मा के चेहरे पर एक उत्तेजित सा उल्लास फैल गया था। आप सबके खिले खिले चेहरे देखकर मेरा खून बढ़ जाता है। मुझे लगता है मुझे रोज़ एक बार स्टाफ रूम में ज़रूर आना चाहिए। सब टीचर्स हंसने लगी थी। उनकी बात के उत्तर में सबने अपनी अपनी तरफ से टिप्पणी दी थी, पर एक दो लोगों के चेहरे पर अजीब सी ऊब थी। डॉक्टर वर्मा मेरी तरफ को मुड़ गई थी। ये पॉलिटिकल साइंस की नई टीचर अंबिका सिन्हा हैं, हमारे स्टाफ की नई सदस्य। आज से ही ज्वाइन किया है। डॉक्टर नसरीन रिजवी की जगह आई हैं।
सबने मेरी तरफ देखा था। फिर उन्होंने एक एक करके कमरे में मौजूद 5 लोगों से मेरा परिचय कराया था। मिसेस दीक्षित हिस्ट्री पढ़ाती हैं, नीता रस्तोगी ज्योग्राफी पढ़ाती हैं। ये मैं सबसे अभिवादन करती रही थी, किसी से बोलकर और किसी से गर्दन हिलाकर। सब अभी भी खड़े हैं। दीदी आप ऊपर आई हैं हमारे स्टाफ रूम में, तो कुछ देर बैठिए। किसी ने बहुत अपनेपन से आग्रह किया था। वे हंसकर बैठ गई थीं, साथ ही बाकी सब भी। कुछ व्यक्तिगत, कुछ विद्यालय की बातें सबके बीच होने लगी थीं। अधिकांश बातों के संदर्भ पता न होने के कारण मैं कुछ समझ नहीं पाती। वैसे भी मैं नई हूँ, उस बातचीत में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं चारों तरफ निगाहें घुमाकर कमरे को देखती हूँ। कमरा काफ़ी बड़ा है, जो किसी विद्यालय का स्टाफ रूम कम किसी घर की लॉबी अधिक लग रहा है। सिवाय एक तरफ को पड़ी बड़ी सी गॉडरेज टेबल और उसके चारों तरफ रखी स्टील की कुर्सियों के, और दरवाजे के पास की दीवार पर टंगे टाइम टेबल के, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे इसे स्टाफ रूम का नाम दिया जा सके। दाएं हाथ को बनी दीवार पर आपस में मंत्रणा करते गांधी और टैगोर की एक बहुत सी सुंदर, काफ़ी बड़ी सी ऑयल पेंटिंग टंगी है। दाएं हाथ को एकदम नीचे की तरफ आर्टिस्ट का नाम लिखा है। मैं उतनी दूर से उसे पढ़ नहीं पाती, पर नाम जानने की उत्सुकता बनी ही रही थी। अवश्य ही किसी बड़े आर्टिस्ट की है। इस पेंटिंग की कीमत लाखों में होगी। लगा था कॉलेज के स्टाफ रूम में क्या कर रही है ये। कमरे के दूसरी तरफ के कोने में सटे 2 जोड़ी सोफ़ा सेट रखे हैं। उनके बीच में कार्विंग की सेंटर टेबल रखी है, जिस पर ताज़ा फूलों का एक गुलदस्ता रखा है। दूसरी तरफ दीवार से लगी एक सेटी रखी है, जिस पर 5 रंग बिरंगे हैंडलूम के कुशन लगे हैं। बुआ के घर की लॉबी में इसी तरह के रंग बिरंगे कुशन्स के साथ इसी तरह की सेटी रखी हुई है। बुआ अक्सर इस पर लेटे लेटे घर के कामकाज पर निगरानी रखती हैं। मन में आता है कि यहाँ भी इस पर लोग लेटते होंगे क्या। एक मुस्कान अनायास मेरे होठों पर आई, जिसे मैंने सायास रोक लिया था। इसी कमरे से जुड़ा एक छोटा सा कमरा और है। उसमें शायद टीचर्स की अलमारियाँ रखी हैं। बीच में दरवाज़ा नहीं है। भीतर वाले कमरे के अंतिम छोर पर ग्रेनाइट का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना है, जिस पर शायद चाय बनाने की व्यवस्था है। मेज के जिस तरफ मैं बैठी हूँ, उस कोण से अंदर का वो भाग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शायद कोई आया चाय बना रही है। थोड़ी देर में वो एक ट्रे में बोन चाइना के मग्स में चाय और एक प्लेट में बिस्किट लेकर आ गई थी। सबसे पहला मग उसने डॉक्टर दीपा वर्मा के सामने रखा था। चाय के बीच बातें होती रही थीं। कुछ देर और बैठकर और चाय पीकर डॉक्टर वर्मा उठ गई थीं। जाते जाते उन्होंने पहले मेरी तरफ, फिर और लोगों की तरफ देखा था। वे धीरे से मुस्कुराई थीं। टेक केयर ऑफ हर, उन्होंने कहा और चली गई थी। मेरी बगल में बैठी नीता मुझसे बात करने लगती है। दूसरा पीरियड शुरू होने वाला है। हड़बड़ाई हुई सी 2-3 टीचर्स कमरे में घुसी थीं। नीता रस्तोगी ने मेरा सबसे परिचय कराया था। हिस्ट्री डिपार्टमेंट की मोहिनी दीक्षित ने अपना रजिस्टर अलमारी से निकालकर मेज पर रख दिया था। उसके ऊपर डंडे पर रोल किया हुआ शायद मैप है। संभवतः उनके क्लास का समय हो गया है। मन में एक मूर्ख सी जिज्ञासा हुई थी। कहाँ का नक्शा है ये? पूरी दुनिया का? यूरोप का? या अपने ऊपर झुंझलाहट हुई थी। अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं का भी हो। तभी दोहरे बदन की एक घरेलू सी दिखती महिला अंदर आई थी। नीता रस्तोगी ने परिचय दिया था। कौशल्या दी, इंग्लिश पढ़ाती हैं। उन्होंने मेरी तरफ सवाल करती निगाह से देखा था। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की नई टीचर है दीदी, किसी ने धीरे से बताया था। अंबिका सिन्हा? उन्होंने मेरी तरफ प्रश्न सूचक दृष्टि से देखकर पूछा था। जी, मैं उठकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने अपने हाथ का बैग पास की कुर्सी पर रख दिया था और दोनों हाथ फैलाकर वे बहुत अपनेपन से मेरी तरफ बढ़ी थी। स्टाफ रूम में न्यू अराइवल का स्वागत है। स्वागत के इस अपनेपन से मेरा मन भर आया था। अब तक इस नामी गिरामी अनजान विद्यालय के लिए मन में बैठा आतंक काफ़ी सीमा तक छटने लगा था। मेज के दूसरे किनारे पर बैठी उन तीनों टीचर्स में से एक ने मुंह बिगाड़ा था और इधर की तरफ देखा था। दूसरी मजाक के स्वर में फुसफुसाई थी, अब ये कहीं इन्हें गोदी में ही ना उठा लें। और तीनों आपस में खीखी करके हंसने लगी थीं।
वे तीनों ही बहुत धीरे धीरे बात कर रही हैं, पर जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, साथ ही एक दो और लोगों को भी। शायद वे उस वार्तालाप को सुनाना चाह भी रही हैं। उन तीनों के लिए शायद वो एक सहज सा हास परिहास है, एकदम निर्दोष और बेहद मज़ेदार। मेरे पास खड़ी इंग्लिश डिपार्टमेंट की दूसरी टीचर मिसेस केतकी शर्मा ने नाराज निगाहों से उन तीनों की तरफ देखा था। अजीब है ये लोग, किसी का लिहाज ही नहीं है, उन्होंने पास खड़ी मिसेस दीक्षित से कहा था। केतकी ने उनसे मेरा विस्तार से परिचय कराया था। कौशल्या दी इंग्लिश पढ़ाती हैं, इस विद्यालय में सबसे पुरानी हैं, प्राचार्य से भी पहले से। लगा था उन तीनों ने मिसेस शर्मा की आंखों की नाराज़गी पढ़ी है, पर तीनों ने उस बात को जैसे कोई महत्व नहीं दिया था। उनमें से एक ने हंसकर केतकी की तरफ देखा था और टिप्पणी दी थी, समझ नहीं आता यार कि ये दोनों हर समय इतनी एक्साइटेड, इतनी चार्ज्ड क्यों रहते हैं। उन्हीं में से किसी ने पूछा था, दोनों कौन? यही कौशल्या दी और दूसरी वो हमारी प्रधानाचार्या। मैंने घबरा कर कौशल्या दी की ओर देखा था, पर वे चारों तरफ की बातों से बेखबर मेरे स्वागत में लगी हैं। उस दिन मैंने सोचा भी नहीं था कि किसी दिन इन्हीं तीनों में से सबसे चपल दिखती मानसी चतुर्वेदी से मेरी घनिष्ठ मित्रता होगी। उस दिन तो उनके खुरदुरे व्यक्तित्व से मैंने विकर्षण ही महसूस किया था, पर एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के कितने आयाम होते हैं। अब समझ पाती हूँ कि प्रभावित होने के लिए और अपनापन महसूस करने के लिए ऊपरी रख रखाव, सौंदर्य, बातचीत का आभिजात्य सलीका ही नहीं और भी बहुत कुछ हो सकता है। कुछ ही दिनों में कॉलेज में मेरा मन लग गया था। बहुत कम समय में ही मेरी कई लोगों से मित्रता हो गई थी और ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अपने इन मित्रों को न जाने कब से जानती हूँ। लगा था कि यश के अतिरिक्त यह विद्यालय मेरे जीवन में सबसे सुखद चीज़ घटित हुआ है। पता ही नहीं चला था कि कब और कैसे हम कुछ लोग आपस में अंतरंग हो गए थे। मैं, नीता, केतकी और मीनाक्षी, वे तीनों मेरे इस कॉलेज में आने से पहले से यहाँ हैं। मित्रता करते समय यह कुछ वर्षों का छोटा बड़ा होना, पहले या बाद में आना, ये सब ध्यान ही नहीं आया था। ये सारी बातें महत्वहीन सी थीं। मैं तो नीता का नाम लेती हूँ, उन्हें तुम कह के पुकारती हूँ। नीता मेरी अंतरंग मित्र है, उनके साथ मैं दुनिया भर की बातें कर लेती हूँ। लगता है जैसे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास बातों का इतना बड़ा भंडार है। अपने मन को परत दर परत इन मित्रों के सामने खोल पाती हूँ, अपना सही गलत सब कुछ इस भरोसे के साथ कि मुझे कभी गलत नहीं समझेंगी और मुझे सही सुझाव देंगी। मीनाक्षी बहुत सीधी सादी सी है, एकदम बच्ची जैसी, जैसे उसके पास अपनी कोई समझ ना हो। वो भी नीता को बहुत मानती है, किंतु पूरी तरह से केतकी के प्रभाव में रहती है। नीता, केतकी और मीनाक्षी यद्यपि एक साथ ही इस विद्यालय में आई हैं, केवल 20 दिन आगे पीछे, पर केतकी नीता का नाम लेती है और मीनाक्षी उन्हें नीता दी कहकर पुकारती है। शायद नीता की उम्र में कुछ वर्ष होने के कारण या शायद उसके धीर गंभीर व्यक्तित्व के कारण मैं तो इन तीनों का ही नाम लेती हूँ। शुरू में मैंने भी नीता जी कहकर पुकारा था, पर धीरे धीरे जी कब पीछे छूट गया पता ही नहीं चला था। केतकी अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती है। साहित्य की रूमानियत से प्रभावित जो सोचती है उसे कहने में और जो कहती है उसे जीने में विश्वास करती है। उसकी सोच में कोई अस्पष्टता और कोई दोहरापन कभी नहीं होता। भले ही पूरी दुनिया उसकी किसी बात से सहमत ना हो, तब भी उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसका सच उसके लिए पूरा यथार्थ होता है। अपनी बात को बहुत ही विश्वसनीय ढंग से दूसरे के सामने रखने की कला है उसके पास। उसकी बहुत सी बातों से सहमत ना होते हुए भी प्रायः हम लोग उसकी बात का खंडन नहीं कर पाते। कौशल्या दी अपने विभाग की केतकी को ही नहीं, हम चारों के पूरे ग्रुप को बहुत मानती हैं। उनकी उम्र शायद 50 से अधिक ही होगी। उनके व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का एक अद्भुत संतुलन है। लड़कियां उन्हें बेहद सम्मान देती हैं। उनसे बात करके हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे कि वे विद्यार्थियों के लिए ही जीती हैं। आज तक ना उन्हें कभी किसी ने कॉलेज देर से आते देखा, न कभी क्लास में देर से जाते देखा। अपने पर्स में बहुत सारी टॉफ़ियाँ रखती हैं। किसी दिन अटेंडेंस पूरी हो जाए तो पूरे क्लास में टॉफ़ी बांटती हैं। लड़कियां बहुत उत्तेजित होकर टॉफ़ी बंटने वाले दिन की प्रतीक्षा करती हैं।
टॉफ़ी मिलने वाले दिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में थोड़ी देर तक हलचल रहती है। कौशल्या दी को अपने विभाग में बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ अपरिमित सुख देती हैं। धीमे धीमे उनके बारे में बहुत कुछ पता चला था। वे इस विद्यालय की संस्थापक सदस्यों में से हैं। इस विद्यालय से उनका रिश्ता प्रिंसिपल से भी पुराना है, इसीलिए उन्हें दीपा नाम से पुकारती हैं और उन्हें तुम कहकर संबोधित करती हैं। मैनेजर को शशि भाई कहती हैं और बहुत अधिकार से बात करती हैं। विद्यालय से संबंधित अनेक मुद्दों में कभी आमंत्रित किए जाने पर और कभी अनामंत्रित ही अधिकार से हस्तक्षेप करती हैं। उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी परिवार चौधरी दीनानाथ सिंह के यहाँ की बेटी हैं और उनके पति किसी बड़ी रियासत के जागीरदार के इकलौते बेटे। बहुत संपन्न घराने की बेटी, उससे भी अधिक बड़े घराने की बहू, पर जिंदगी ने कुछ भी नहीं दिया। वे रियासतों के सूत्र भी कंधे पर लदे बोझ थे। ये बात धीरे धीरे दीदी से निकटता बढ़ने के साथ ही कुछ समय बाद ही मुझे समझ में आने लगी थी। राज गए, रजवाड़े गए, बस दिखावटी शान व शौकत रह गई थी। कुछ घराने एकदम लुट चुके थे। वैसा ही दीदी का घर था, अंदर से एकदम खाली। उस पर चंदर भाई जैसे अकर्मण्य इंसान 12 बजे तक तो सोकर उठते, शाम तक लंच और आधी रात को डिनर। कौशल्या दी की बेहद छोटी सी सीमित आमदनी, चंदर भाई की तरफ से कोई योगदान नहीं, ऊपर से आए दिन शान शौकत के दिखावटी आयोजन। फिर रोज़मर्रा का फैलाव तो था ही। पिता हमेशा नाराज़ ही रहे। माँ जब तक जीवित रहीं बेटे बहू पर अपना लाड़ दुलार बरसाती रहीं। साल में 2 बार अवश्य आती, पर उनके निधन के बाद वो सूत्र टूट गया था। बाद में उनके पिता को आते मैंने कई बार देखा था। वे आते तो अपने रौब दबदबे के साथ, रूठे से, उस घर में अजनबी से दिखते हुए, अजनबी सा मान सम्मान पाते हुए। उनके आने पर कौशल्या दी के घर की सारी फाइन क्रॉकरी, चांदी के टी सेट, कटलरी, बर्तन बाहर आ जाते। पिता के सामने वे उनके बेटे की ऐसी शान बिखेर देती कि वे हतप्रभ रह जाते। न कौशल्या दी ने कभी अपने ससुर को अपने अभाव, अपनी परेशानियां बयां की थीं और न कभी राय साहब ने ही उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। शायद दोनों ही दूसरे से पहल की प्रतीक्षा करते रहे। आत्माभिमान की शह और मात के इस खेल के बीच शायद दोनों ही पक्ष एक दूसरे से आहत थे और शायद दोनों ही एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। और चंदर भाई, ये स्थितियां भले ही उनके कारण जन्मी हों, पर उसके आगे उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उपन्यास होने से न होने तक की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 4 में।